बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा इसलिए सफल नहीं हो पाई कि वहां पे मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है, लगभग ना के बराबर। तो जो कम्युनल पोलराइजेशन वहीं पे करने में उनको सफलता मिलती है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन भी हो एक सब्सटेंशियल उसमें संख्या में। हिमाचल में वो उनको एडवांटेज नहीं था सांप्रदायिक प्रचार करने का, और इसलिए जो जनता को वोट डालना था वो सांप्रदायिक आधार पे नहीं डालना था बल्कि काम के आधार पे डालना था, और उसमें वो उनकी सरकार के कामों को लोगों ने वहां रिजेक्ट किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो बार बार बात की जाती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, मैं समझता हूं कि ये एक बड़ी गलतफहमी है ये, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र भारत में है ही नहीं, मतलब एक्चुअल लोकतंत्र, लोकतंत्र नहीं है ये नहीं है, लेकिन वास्तविक लोकतंत्र नहीं है। देखिए, अगर आप 1952 से लेके अभी तक के चुनाव के आंकड़े आप उठाएं तो पहले चुनाव को छोड़ के किसी भी चुनाव में किसी कांग्रेस को या किसी को आधे से ज्यादा मतदाताओं के वोट नहीं मिले। तो डेमोक्रेसी का बेसिक प्रिंसिपल तो यह है कि बहुमत की चुनी हुई सरकार। मोदी जी भी अगर इतना अपना जो बताते हैं कि हमको जनता ने 303 सीट दी और बहुमत दिया और जनता का हमको आशीर्वाद है, एक्चुअली ये फैक्ट नहीं है। उनको 36-37% वोट पिछले चुनाव में मिले, इसके पहले वाले चुनाव में और कम वोट मिले थे। तो ऑलमोस्ट 1/3 वोटों से वो सरकार बना के और ये बोलते हैं कि हमें जनता का आशीर्वाद प्राप्त है, जनता का बहुमत प्राप्त है। हकीकत ये नहीं है। जब तक फर्स्ट मार्च द पास्ट वाला सिस्टम रहेगा तब तक वास्तविक लोकतंत्र कभी देश में हो ही नहीं सकता। इसलिए यूरोप के अधिकांश देशों में जो है वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम है जो वास्तविक लोकतंत्र को प्रतिबिंबित करता है। और भारत में इसलिए भी जरूरी है कि भारत में जातिवाद, सांप्रदायिकता, धनबल, बाहुबल, इन तमाम जो तत्व हैं उनके कारण चुनाव बुरी तरह से दूषित हो चुके हैं, जो पहले कभी कभार होता। देखिए, बिहार में भी अगर आपको याद होगा तो किसी जमाने में बूथ लूटने का बहुत वो होता था। अब वो बंद हो गया, काफी कम हो गया, लगभग नहीं के बराबर हो गया। एमपी में भी होता था। हमारे जो आज के विधानसभा अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम, वो कभी हमारी पार्टी में हुआ करते थे, और वहां के जो रीवा के सफेद शेर कहलाते थे श्रीनिवास तिवारी, उनको चुनाव में उन्होंने हरा दिया था, लेकिन दोबारा मतगणना करने के नाम पे 200 वोट से उनको जिता दिया गया। तो ये धांधली तो पहले भी थोड़ी बहुत होती रही, लेकिन भाजपा ने इसको जो है इसको एक संस्थागत स्वरूप, एक नॉर्म बना दिया। और नॉर्म सिर्फ चुनाव तक नहीं होता, नॉर्म चुनाव के बाद भी होता है कि जीत जो अब तो बड़ा चलन में आ गया है कि जीते कोई भी पार्टी सरकार तो भाजपा की बनेगी। और हिमाचल प्रदेश में आप देखिए क्या स्थिति है कि वो अपने विधायकों को लेके चंडीगढ़ जा रहे हैं, क्योंकि इस बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को निचले स्तर पे पायदान पे पहुंचा दिया है, इतना उसको करप्ट कर दिया पूरे सिस्टम को, पैसों के द्वारा, सांप्रदायिक पोलराइजेशन के द्वारा, धन बल बाहुबल के द्वारा, कि अब यही एक सिस्टम रह गया चुनाव में। और इसलिए जहां जनता बहुत हिम्मत के साथ और उसके साथ उठ के खड़ी होगी और इसका मुकाबला करेगी वहां तो ठीक है, और जहां नहीं कर पाएगी वहां भारतीय जनता पार्टी साम दाम दंड भेद चुनाव भी जीतेगी और सरकार भी बनाएगी, क्योंकि चुनाव आयोग पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की जेब में है। अब देखिए, इन्होंने कहा, फोटो दिख रही है, सब दिख रहा है कि मोदी जी जो है रोड शो करते हुए मतदान करने के लिए जा रहे हैं। फोटो दिख रही है कि मतदान केंद्र में भी कैमरा मैन पहले से ही पोलिंग स्टेशन के अंदर जहां वोट डाला जाता वहां मौजूद है, मोदी जी की फोटो खींच रहा है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि मोदी जी ने रोड शो नहीं किया, वो तो जनता उनको देख के इकट्ठी हो गई। अरे भाई, जनता को पहले से मालूम था क्या कि मोदी जी यहाँ से निकलने वाले हैं इतने बजे, जो वहां इकट्ठी हो गई है? और क्यों अलाउ किया? क्या कोई और नेता सड़क पे इस तरह से कर सकता है क्या? रोड शो करते हुए वोट डालने जा सकता है क्या? तो चुनाव आयोग, अब शेषन साहब एक एक्सेप्शन हो गए तो आज उनको याद किया जा रहा है।
लेकिन सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल संस्था का है कि चुनाव आयोग अगर इस तरह से काम करेगा तो कब तक सेशन को ढूंढा जाएगा? है ये सेशन फिर दूसरे सेशन, एक हम सोचेंगे इससे ये आ जाए तो बेहतर है, जो आया वो और बदतर साबित होगा। तो अब सेशन का जमाना जो था वो था, उन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद की हालत तो लगातार गिरती गई और भाजपा ने तो उसको पूरा भाजपा का एक चुनाव सेंटर बना दिया है चुनाव आयोग को। इसलिए चुनाव आयोग को बदलने की जरूरत है, उसमें जो नियुक्तियां हैं उसके सिस्टम को बदलने की जरूरत है और उसको इस तरह से बनाने की जरूरत है जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स का समर्थन और स्वीकृति हो। उन्हीं को ही चुनाव आयोग में रखा जाए जिनके बारे में सभी राजनीतिक दल जिसके लिए तैयार हो कि इनको चुनाव आयोग में, इनको चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाए। अभी तो राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव आयोग में ये सरकारी अधिकारी, अब अनूप चंद पांडे तो योगी के सेक्रेटरी थे, सभी जानते हैं, और उसी प्रकार दूसरे लोग भी हैं। तो जब तक चुनाव आयोग को नहीं बदला जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि जब तक ये सिस्टम नहीं बदला जाएगा चुनाव आयोग का, और ये जो फर्स्ट मार्च दी पास्ट, देखिए एक जमाने में आसाम में जब बहिष्कार हुआ था चुनावों का, तब 25 वोट पाने वाले भी विधायक बन गए थे, सिर्फ 25 वोट मिले उनको, लेकिन वो विधायक बन गए क्योंकि और कोई था नहीं मैदान में। तो ये एक लोकतंत्र का मजाक इस देश में है, और लोकतंत्र तो कहने भर का है आज की तारीख में। तो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, जहां तक सवाल है लोकतंत्र को बचाने के लिए, अभी जो चुनाव हुए वहां तो कम्युनिस्ट पार्टियों का कोई ज्यादा कोई प्रभाव था नहीं। सीपीएम के एक एमएलए हिमाचल प्रदेश में थे, पता नहीं इस बार वो जीते कि नहीं, काफी एनर्जेटिक और लड़ने वाले राकेश सिंघा वहां के एक एमएलए शिमला से रहे हैं, अभी उनके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन मैं जो बात ये कहना चाहता हूं कि आज अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो ये तमाम चीजों को, इस समय एजेंडा एक ही होना चाहिए, और उस एजेंडे में ये पार्टी या वो पार्टी की बात नहीं है। मुख्य सवाल है कि देश में डेमोक्रेसी को बचाना है, देश में दलीय राजनीति का पॉलिटिकल सिस्टम को बचाना है, देश में संविधान को बचाना है, तो फांसीवादी ताकतों को, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, सत्ता से बेदखल करना है। ये 1 पॉइंट एजेंडा आज की जरूरत है, ये ऐसा मेरा मानना है। और इसमें जो भी साथ दे, आज क्या किस तरह की इकोनॉमी होगी, नेचुरली इकोनॉमिक सिस्टम जो भी होगा वो प्रो कारपोरेट इकोनॉमिक सिस्टम को तो जनता भी स्वीकार नहीं करेगी और कोई स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन किस तरह का सिस्टम होगा, किस तरह की इकोनॉमी होगी, ये सेकेंडरी क्वेश्चन है। कि रेवोल्यूशन होगी, समाजवाद होगा, कि क्या होगा, कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होगी, ये सब बहुत से लंबी बहस की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब डेमोक्रेसी होगी, बचेगी, तभी आप अपनी बात कह पाएंगे और अपने एजेंडे के लिए जनता के बीच में जा पाएंगे। जब डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगी, अगर मैं समझता हूं 2000 जो अभी 19 के चुनाव के बाद से जितना तेजी से इन्होंने अपने एजेंडे को, पहले 2014 के चुनाव के बाद इतना तेज नहीं हुए, वो 2019 के बाद उन्होंने तेज गति से सार्वजनिक क्षेत्रों को बेचना शुरू कर दिया, तेज गति से कानूनों को बदलना शुरू कर दिया, 370 को खत्म कर दिया। तमाम जितने चेंजेस हैं वो 2019 के बाद इन्होंने किए, राम मंदिर बनाना शुरू कर दिया, तमाम बातें। और नेचुरली 2024 के पहले ये राम मंदिर बना के लाएंगे और पूरे देश में एक फिर हिंदुत्व की लहर, तमाम यात्रा और रैली और उससे शुरू करेंगे। और अभी मथुरा और काशी विश्वनाथ का एजेंडा तो इनका गरम करके रखा हुआ है। लेकिन अगर 2024 में भी अगर विपक्ष आपस में लड़ता रहा और इनको फिर से चुनाव जीतने का मौका दे दिया गया, तो मैं समझता हूं कि भारत में लोकतंत्र का जो है वो शायद समाप्ति जैसी स्थिति में भारत आ जाएगा। जैसा अमित शाह ने कहा था कि अगर अगला चुनाव हम जीतेंगे तो 50 साल तक भारतीय जनता पार्टी को कोई हटा नहीं पाएगा, वो स्थिति पैदा हो सकती है।
इसलिए इस समय तो एक ही एजेंडा होना चाहिए कि सभी पार्टियां मिलकर डेमोक्रेसी को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं, फिर जो अपने आर्थिक सवालों पे, सामाजिक सवालों पे जो एजेंडा है या जो मतभेद है वो बाद में उनसे निपटा जाए, ये मेरा मानना है। नहीं तो लोकतंत्र बचेगा नहीं।